हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सीरीज में आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैंने उस टॉपिक को चुना है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तरीके का यूपी पीसीएस हॉट टॉपिक रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा वो पूरा वर्गीकी पे रहेगा, जिसमें हम जीवाणु, विषाणु और आपके फंगाई, इन तीनों चीज़ों पर पूरा डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप किया जाता है वो भी देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ लेकर भी आया हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके थ्रू हम कई सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इस पे हम पहले बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्गीकी क्या है, इसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु, इन सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक डिस्कशन यहाँ पे करते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम वर्गीकी को देखते हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए कि व्हीटर नामक वैज्ञानिक थे, व्हिटकर। ठीक है, व्हिटकर नामक वैज्ञानिक, इन्होंने पूरे जगत को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में विभाजित किया। वो कौन कौन से भाग थे, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, इस वजह से इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने पूरे जगत को 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने कहा एक होता है मोनेरा जगत। क्या होता है? मोनेरा जगत। ठीक है, अब देखिए मोनेरा जगत में क्या क्या आता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें आपका जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और आर्कीबैक्टीरिया आता है। मतलब जो भी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है। एग्जांपल्स मैंने बताया आपको कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, इस तरह के जो भी हैं आपके, वो मोनेरा जगत में शामिल होते हैं। दूसरा जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो उन्होंने कहा कि एक तो हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया आपका प्रोटिस्टा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा और इसको याद करिएगा। तो प्रोटिस्टा, ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है कि जितने भी यूकैरियोटिक एक कशोरुकी जीव होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे आपका हो गया पैरामीशियम, ठीक है, दूसरा हो गया अमीबा। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। पहला मोनेरा जगत जिसमें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, दूसरा प्रोटिस्टा जगत जिसमें आपका यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। और एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो मोनेरा है उसमें जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है उनमें है आपका साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु और आर्कीबैक्टीरिया। वहीं पे जब हमने प्रोटिस्टा जगत की बात की तो वहां पे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को बताया जिसमें पैरामीशियम और अमीबा को शामिल किया गया। इसी तरीके से तीसरा एक जगत उन्होंने क्लासिफाई किया, उसे कहा उन्होंने कवक जगत। क्या कहा उन्होंने? एक मिनट, उसे उन्होंने कहा कवक जगत। ठीक है, कवक जगत कहा। अच्छा, इसमें क्या रखा है? देखिए, जितने भी परजीवी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए मृत पदार्थों पर आश्रित होते हैं, वो सभी जीवों को कवक जगत में रखा गया। ठीक है,
जिसे हम फंगी कहते हैं, फंगाई कहते हैं, तो उन सबको हमने कवक जगत में रखा। ठीक है। इसके बाद जो चौथा आता है आपका, वो है आपका पादप जगत। क्या आता है? पादप जगत। तो पादप जगत में जितने भी बहुकोशिकीय हरे पौधे हैं, पादप जगत में बहुकोशिकीय हरे पौधे जितने भी हैं उन सबको उसमें शामिल किया गया। और जो लास्ट उन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसमें उन्होंने रखा जंतुओं को, यानी जंतु जगत। तो जंतु जगत में जितने भी बहुकोशिकीय जंतु हैं उन सबको शामिल किया गया। इस तरीके से हम देखेंगे कि टोटल 5 क्लासिफिकेशन किए उन्होंने, जिसमें हमने आपको पहला बताया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप जगत और पांचवा जंतु जगत। ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा आपको, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक से मैं इससे करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक और देखते हैं जिसमें है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कभी कभी डिफरेंस आ जाता है स्टेटमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उसमें सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। दूसरा, जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है। 2 चीज आपको बताई मैंने, केंद्रक नहीं पाया जाता है, दूसरा आपको इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है। इसमें ना तो केंद्रक होता है ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसी तरीके से एक और होता है क्लास्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो खाना हमारा खराब हो जाता है, जो पका खाना हमारा खराब हो जाता है, उसके लिए कौन सा क्या कौन जिम्मेदार होता है? तो उसमें क्लास्ट्रीडियम जो होता है जीव, वो खाने को खराब करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसको अभी और भी देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में हमने आपको बता दिया कि केंद्रक झिल्ली ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। और एग्जाम्पल में हमने देखा नीलहरित शैवाल और क्लास्ट्रीडियम। इसके साथ ही यूकैरियोटिक देखते हैं। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, और जब केंद्रक पाया जाएगा तो केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जो आपका यूकैरियोटिक है, इसकी जो कोशिका संरचना होती है वो थोड़ी जटिल होती है। ठीक है। इनकी कोशिका संरचना जो है वो जटिल होती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। ठीक है। यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो प्रोटिस्टा, कवक और पादप, ये सारी जो चीजें हैं ये यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट को देखते हैं। जो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं वो हम देखते हैं जीवाणुओं के बारे में। ठीक है। महत्वपूर्ण है बहुत। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें आप जान लीजिए। जैसे इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो आपने एक नाम सुना होगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं का पता लगाया था। ठीक है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन देखिए कि जो जीवाणु होते हैं वो सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव होते हैं। सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव। ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद देखिए, जीवाणु का जो संपूर्ण शरीर होता है वो एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और साथ ही साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और साथ ही साथ कोशिका झिल्ली भी होती है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो जीवाणु होते हैं उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो किन चीजों की बनी होती है? तो वो होती है प्रोटीन, उसके साथ ही फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड,
लिपिड। तो जो कोशिका झिल्ली होती है जीवाणुओं में वो किनकी बनी होती है? याद रखिएगा, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, इन दोनों चीजों से कोशिका झिल्ली बनी होती है जीवाणुओं की। ठीक है, देखिए इसमें कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और न ही कोई विकसित कोशिकांग होता है। तो महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है और न ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकसित कोशिकांग होता है। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण और बात याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जीवाणुओं में याद रखना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीवाणुओं का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। इसी तरीके से क्वेश्चन जैसे पेनिसिलिन पे आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो पेनिसिलिन है, एक तो वो बैक्टीरिया से बनता है, दूसरा इसमें भी क्लासिफाइड है कि किस बैक्टीरिया का यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए बीटा लैक्टेमेज। ठीक है, बीटा लैक्टेमेज से पेनिसिलिन बनता है। एग्जाम्पल ये इसलिए दिया है कि क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में स्टेट के। इवन इसको आप देखेंगे तो यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है, जो आपका एक प्रतिरोधी जीवाणु है, वो किससे बना होता है? बीटा लैक्टेमेज से। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका कि दूध को दही में जो बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया में कौन सा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? तो ये तो सबको पता होगा कि लैक्टोबैक्टीरिया जो होता है उसका यूज हम दूध को दही बनाने की प्रक्रिया में यूज करते हैं, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, ये चीज हो गई। इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा नाइट्रोजन स्थिरांक। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरांक में कौन कौन शामिल होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन स्थिरांक है उसमें राइजोबियम, इसके बाद साइनोबैक्टीरिया और एक और होता है, आपको पता होना चाहिए, फ्रैंकिया। इन तीनों का इस्तेमाल हम नाइट्रोजन स्थिरांक में करते हैं। ठीक है, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया तथा फ्रैंकिया, इन तीनों का इस्तेमाल हम नाइट्रोजन स्थिरांक में करते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एक और एग्जांपल में हम देखें कि एक क्वेश्चन आता है कि उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है, यानी उद्योगों में कौन सबसे ज्यादा सर्वाधिक रूप से यूज किया जाता है? तो उसमें आपको पता होगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो देखिए उद्योगों में जो तीन मैंने आपको नाम बताए, कौन कौन से? जीवाणु, दूसरा सूक्ष्म शैवाल और तीसरा कवक। इन तीनों का इस्तेमाल हम उद्योगों में सर्वाधिक रूप से करते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी और तीसरा फंगी या फंगाई। ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल हम उद्योगों में बहुतायत में सर्वाधिक रूप से करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जीवाणु से रिलेटेड।
कुछ के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो देखिए कि जो आपके एक कोश के जीव हैं, एक महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने भी एक कोश के जीव हैं वो सभी जो जनन प्रक्रिया होती है वो कैसे करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो जितने भी आपके एक कोश के जीव हैं वो जो अपनी जनन प्रक्रिया अलैंगिक विधि से करते हैं। नॉर्मली सब लैंगिक विधि से करते हैं, मेल फीमेल होता है और उनसे जनन प्रक्रिया होती है। लेकिन जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो अलैंगिक विधि से होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, वो है माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा, ठीक है। अब देखिए माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जो है वो कवक और पौधों के बीच की एक कड़ी है, कवक और पौधों के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो मिट्टी से जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं उनका इस्तेमाल वो करता उसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है। और किसकी मदद से किया जाता है, माइकोराइजा की मदद से किया जाता है। यानी माइकोराइजा मिट्टी से पौधों के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों जैसे कि आपका हो गया फास्फोरस, नाइट्रोजन और छोटे पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है, ठीक है। और इससे होता क्या है कि जो फसलों की पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। तो माइकोराइजा का एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण चीज थी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हम पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीनस से एंटीबायोटिक उत्पाद फंगस की खोज की है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और मुझे यकीन है कि मोस्टली लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर पता होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक कथन और एक कारण है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, कथन है कि कवक मूल संगुणक परजीविता का एक उदाहरण है। उसका कारण ये है कि यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है, या दोनों सही है, या फिर कोई एक सही है, या दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो बताइए। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि माइकोराइजा जो अभी इससे पहले हमने डिस्कशन किया था, वहाँ हमने एक चीज बताई थी कि यह जड़ और कवक के बीच एक प्रकार का कह सकते हो मीडिएटर है, ठीक है। यहीं पे उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फंगस, ठीक है। और हिंदी इसकी लिख दी संगुणक, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आप नो डाउट पढ़ते बहुत हैं, हर एक चीज को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में वही चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इसका मेन रीजन है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है। दूसरा, मैंने कई लोगों को ये देखा है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो टिक लगाते चले जाते हैं, क्योंकि नीचे आंसर लिखा रहता है, वो टिक लगाते चले जाते हैं और पन्ना पलटते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको क्वेश्चंस पे टाइम देना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को आपको टाइम देना है, उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, उसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ा, फिर अगर बाद में उसी तरीके का उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसको एक सरसरी निगाह से देख के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को फटाफट टिक लगा के निकल जाओगे तो वहां पे दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप जितना टाइम दोगे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी उतनी ज्यादा होगी
और जब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत हो जाएगी तो आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि कवक मूल संगुणक परजीविता का उदाहरण है तो नहीं। जब आप देखिए कि जब ये एक बीज की कड़ी है तो ये सहजीविता का संबंध स्थापित करेगी, न कि परजीविता का। सहजीविता क्या होती है कि जो दो डिफरेंट स्पीसीज है, जीव हैं, वो जब आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो उन्हें उन दोनों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम सहजीविता कहते हैं। ठीक है, परजीविता क्या होती है कि कोई एक दूसरे पर पूरी तरीके से निर्भर है। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया कि जो माइकोराइजा है यानी कवक मूल है वो परजीविता का उदाहरण है, नहीं, सहजीविता का उदाहरण। दूसरा, एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि जड़ और कवक के बीच एक कड़ी का काम करता है यानी एक संगुणन का काम करता है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया बट रीजन आपका सही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा यूपी पीसीएस बीयू 2019 में पूछा गया है। तो माइकोराइजा एक सहजीवी प्रबंधन है किनके बीच, अभी मैंने बताया था, तो फंगी एंड प्लांट्स के बीच में। किनमें? फंगी और प्लांट के बीच में, कवक और पौधों के मध्य एक प्रकार का सजीवी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में। तो सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? आप लोग बहुत लोग मशरूम खाते हो, ठीक है, जो एडिबल मशरूम भी कई प्रकार के आते हैं। जो एडिबल मशरूम होता है उसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एडिबल मशरूम होता है, ऑप्शंस है आपके, कवकीय बीजाणुओं का एक पुंज है, मास ऑफ फंगल स्पोर्स, दूसरा कवक तंतु यानी हाइफा का प्रकार है, टाइप्स ऑफ हाइफा, सी ऑप्शन है आपका कस कर ठसाठस भरे कवक जाल यानी टैटली पैक्ड माइसेलियम, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना, स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग असेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, बताइए इसमें क्या सही होगा। तो जो आपका मशरूम है, एडिबल मशरूम है, जब आप उसको देखोगे उसकी संरचना तो आपको नजर आएगा कि वो ठसासट भरे हुए कवक जाल हैं। उनको ध्यान से जब भी आप घर में मशरूम लाना उसको देखना तो आपको एक जालीनुमा संरचना देगी जो बहुत ही कह सकते हो जटिलता के साथ आपको वो दिखाई देगी। ठीक है, तो वो कसकट ठसासट भरे कवक जाल हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एड्स विषाणु में होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। इन एड्स वायरस देयर इज डीएनए प्लस प्रोटीन, सेकंड आरएनए प्लस डीएनए, थर्ड आरएनए प्लस प्रोटीन, एंड फोर्थ डीएनए ओनली। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जो एड्स वायरस है एक तरीके का विषाणु, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वो विषाणु कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट, यहाँ पे फिलहाल दे रखा है इन्होंने एड्स के विषाणुओं में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग, इसी तरीके से आपको हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा। ठीक है ना, ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया तो दूसरे क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई। जो क्वेश्चंस आए हैं वहां पे बस स्टेटमेंट के ही तो फर्क होते हैं एग्जाम में, वहीं पे दिक्कत होती है। तो एड्स एक विषाणु है। ठीक है, तो देखिए इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। ये जो आपका एड्स विषाणु है दो लिपिड की झिल्लियों से घिरा होता है। ठीक है, दो लिपिड की झिल्लियों से घिरा होता है। ठीक है, जिसमें दो प्रकार के आप कह सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, दो प्रकार से इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये चीज आपको पता चल गई क्या है एड्स में? आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों की मिक्सअप से आपका एड्स वायरस बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, कुछ और चीज डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो
वायरस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। वायरस, ठीक है। तो वायरस क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए कि वायरस की खोज किसने की है। तो इवानोविस्की नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने वायरस की खोज करी थी, ठीक है। अच्छा, वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, मूलतः जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं आपके, वो निर्जीव अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित व्यक्ति या फिर जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, ये सजीव हो जाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि इसमें जो होता है, जो विषाणु का निर्माण होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लियो एसिड के संयोग से होता है। प्रोटीन प्लस न्यूक्लियो एसिड के संयोग से होता है, ठीक है। वायरस का निर्माण प्रोटीन और न्यूक्लियो एसिड के संयोग यानी मिलने से होता है। साथ साथ एक टर्म आपने सुना होगा कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये एक सबसे छोटा सजीव जीव है। माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा सजीव जीव होता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जी, ठीक है। ये चीज आपको वायरस के बारे में पता चल गई। साथ ही एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका वायरस है, इसमें प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ अनुवांशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने न्यूक्लिक एसिड बोला है, इसमें क्या आ गया आपका? डीएनए आ गया, आरएनए आ गया। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होगा। प्रोटीन के साथ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आता भी है जिसमें स्पेसिफिक कर देता है कि जो वायरस होता है उसमें सिंगल स्ट्रेटेड आरएनए होता है या फिर डबल स्ट्रेटेड डीएनए होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि वायरस में सिंगल या डबल दोनों प्रकार के स्ट्रेटेड हो सकते हैं, ठीक है। या ये वायरस की बात हो गई। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये देखा कि जो एड्स विषाणु है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रियॉन्स लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है। दूसरा, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, ठीक है। तीसरा है आपका, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए जो प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स लघुत्तम सजीवी कोशिका है, ए ऑप्शन। बी है माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। तीसरा कहता है कि विषाणु समेकल तंतु और आरएनए से बने होते हैं। और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स में सेल वॉल नहीं होता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें बताइए क्या सही है, ठीक है। अब इससे पहले जब विषाणु की चर्चा करी थी तो मैंने ये बोला था इसमें सिंगल आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर सिंगल डीएनए या फिर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि जो विषाणु है वो सब एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम हो गया, ऐसा नहीं है। ये डबल तंतु से भी बने हो सकते हैं, ये आरएनए से भी बने हो सकते हैं और डीएनए से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ बाकी सारी देख लें। रिकेट्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इससे पहले जब हमने डिस्कशन किया था तो मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था, ठीक है। और वहां मैंने ये बोला था कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। जबकि रिकेट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा, विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा, विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकी संवाहकों द्वारा होता है। ठीक है, तीनों ऑप्शन पढ़िए आप, फिर बताइए क्या सही है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। वायरसेस में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई भी आवश्यक एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि इसमें एंजाइमों का अभाव होता है। ठीक है, और इसका थर्ड ऑप्शन देखिए, विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव में संचरण केवल जैविकी वाहकों द्वारा होता नहीं, ये आपका जैविकी और अजैविकी दोनों प्रकार के संवाहकों द्वारा हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो देखिए, विषाणु किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता नहीं, इसका एक स्पेसिफिक माध्यम होता है और किसी भी संश्लेषित माध्यम से इसको संवर्धित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, सही है बिल्कुल, विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विषाणुओं को मारना कठिन है, क्योंकि पहला, उनमें कठोर प्रोटीन का आवरण होता है। दूसरा, वे अमाप यानी वेरी स्मॉल इन साइज, अमाप में बहुत छोटे होते हैं। लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, उसमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। और जो डी है वो ये है कि ये कोशिकीय कोशिकाओं में अत्यधिक समय बिताते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो देखिए जो डी ऑप्शन है, ये कोशिकीय कोशिकाओं में अत्यधिक समय बिताते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जब भी किसी सजीव में आ जाते हैं तो एक सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और मल्टीपल टाइम्स ये बढ़ने लग जाते हैं। तो बहुत अधिक समय, जैसे अभी कोरोना आया था, आपने देखा था कोरोना की महामारी में आपने ये चीज पाई थी, जो कि विषाणु होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे थे और मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो ये किसी भी कोशिका में अत्यधिक समय तक रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन विषाणु, शैवाल, जीवाणु, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। तो देखिए जो आपका ई ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़िए, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सब में लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, इन सभी में एंजाइम उपस्थित होता है। ठीक है, देखिए वैसे तो विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, लेकिन अगर एज ए होल बात करें तो जैसे कुछ रेट्रो वायरस होते हैं, कुछ रेट्रो विषाणु जो होते हैं उसमें एंजाइम पाया जाता है, तो इसको हम पूरी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। तो देखिए विषाणु जो होते हैं वो अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, और विषाणुओं में सामान्यतः एंजाइम अनुपस्थित होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें एंजाइम पाया जाता है, तो इस हिसाब से हम ई ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यूपी पीसीएस प्री जीएस 2012 में पूछा गया है और यहाँ पे मैच करना है आपको। बताइए क्या सही होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा और। ठीक है, अब बताइए, प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया, क्या सही होगा। तो आपको पता है कि जो प्लेग है वो जो प्लेग है वो कैसे है, जीवाणु, प्लेग जीवाणुओं से मैच करेगा। एड्स अभी पता है, एड्स क्या है, एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, गंजापन, गंजापन क्या है आपका,
तो गंजापन एक प्रकार का फंगस है, ठीक है, और मलेरिया आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो आप देखेंगे ए का 4 किसमें है, डी, डायरेक्ट ऑप्शन। अगर आपको अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट का हो, जब मैच दो कॉलम आएगा तो इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे, जब बहुत सारे आप क्वेश्चंस लगाओगे, देखो कि अगर आपको उसमें से कोई एक भी अगर पता है, एक या दो, तो आप पूरे मैच द कॉलम को आसानी से सही कर सकते हो। इसकी एक खासियत है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैच द कॉलम में आपको अगर एक का भी हिंट पता है तो आपको वो आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो बताइए जो जीवाणु भोजी हैं यानी बैक्टीरियोफेज हैं उनके बारे में। यह पुच्छ युक्त जीवाणु है। बी ऑप्शन नवनिर्मित जीवाणु है। सी ऑप्शन है विषाणुओं को संक्रमित करने वाला जीवाणु है, या फिर जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है। बताइए क्या सही होगा। तो देखिए जो जीवाणु भोजी है, जैसा कि नाम में है जीवाणु भोजी, ठीक है। तो देखिए जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु यानी जीवाणु भोजी यानी जीवाणुओं को जो खाता हो या फिर नुकसान करता है, इन्फेक्ट करता हो, तो क्या होगा वहां पे, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है। ये आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। जीवाणु भोजी हो तो स्वयं जीवाणु तो हो नहीं सकता, नवनिर्मित जीवाणु बिल्कुल नहीं और पुच्छयुक्त जीवाणु वो भी नहीं। तो कैसे हो जाएगा, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विषाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा, सभी विषाणु परजीवी होते हैं। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं। चौथा, परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बताइए क्या सही होगा, बताइए। तो देखिए सबसे पहली बात, प्रजनन करने के लिए विषाणु को जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल वैसे ही निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं, जब भी सजीव के कांटेक्ट में आते हैं तो ये भी जीवित हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा, ऑल वायरसेस ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी पैरासाइट्स, सभी विषाणु परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं। तो जब यहाँ पे आपने देखा कि विषाणु परजीवी हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, कैसे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और पूछा क्या है, नहीं। और यहाँ पे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आहार का संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल नहीं। जब परजीवी है तो आहार का संश्लेषण कैसे करेंगे। और चौथा ऑप्शन है आपका, परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो स्टेटमेंट में ही आपको आंसर मिल जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और एक दूसरे को इंटरलिंक करोगे तो आपको वहाँ आंसर जरूर मिल जाता है। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इन सारी चीजों को, ठीक है। यहाँ से और दूसरा तरीका क्या पढ़ने का है कि जैसे आपने ये 4 ऑप्शन देख लिया, ठीक है, उसमें से कोई एक गलत है, बाकी 3 सही है, तो आपको उन तीनों को याद रखना है, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए, जैसे विषाणु के बारे में आपने जो भी जनरल चीजें सीखी हैं, जो भी याद किया वो लिखिए, और साथ में इस तरीके के जो भी पॉइंट्स हैं आप उसके सामने लिखते चले जाइए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन के माध्यम से कैसे हम कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं वो आप इससे सीख जाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। एक जो है लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको करने के लिए देता हूं, और आप इसको करके मुझे बताइएगा और कमेंट में अपने आंसर्स दीजिएगा मुझे, कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। ऑप्शन ए, एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए, एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए,
तीसरा ऑप्शन है दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, और चौथा ऑप्शन है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। ठीक है, तो आज का ये पूरा टॉपिक यहीं तक था। आप इसको पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, जहाँ पे नोट्स इंपॉर्टेंट है आप उसको बनाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो बोलता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नोट डाउन करनी होती हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। इस बात को मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है। कोई भी स्पून फीडिंग नहीं होगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा पूरे लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना था, इसको पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, बहुत सारे डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस आए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको किताब बताई थी, पुनरावलोकन जो आती है आपकी साइंस की, आप उसको ले लीजिए और उसको उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जो है आज का डिस्कशन यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।